नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है। इसका प्रथम सम्यक दर्शनाधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत सम्यक्त की उत्पत्ति के हेतुभूत प्रथमोक्षम सम्यक्त की प्राप्ति के पूर्व होने वाली पंचलब्धियों की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। लब्धियां, सम्यक्त की प्राप्ति के पूर्व होने वाली लब्धियां 5 होती हैं। कौन कौन सी 5 लब्धियां होती हैं? बोलिए मनोरमा आंटी। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, कर्ण लब्धि। ये 5 लब्धियां होती हैं। इनमें से पहली लब्धि है क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? जब दर्शनावरण आदि कर्मों के समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभागी जो होती है, शक्ति होती है, अनुगामी शक्ति, उसमें जो प्रति समय हीनन आता है, उसको वो क्रम पूर्वक जब उदय में आने लगता है तो उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। यानी कर्णानुयोग की अपेक्षा से जितने भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय क्रम से अनंत गुना हीन होकर उदय में आए, तो ऐसी स्थिति की प्राप्ति को क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। तो जब कर्मों में ये स्थिति होती है तो जीव में कुछ समझ लो ताकत आती है, कुछ जीव को विशेष योग्यता प्राप्त होती है। क्या होता है जीव में विशेष? बोलिए रजनी जी। उसका तत्वों पे विचार कर सकता है, उसके मतलब के। हाँ, जब कर्मों का इस तरह का क्षयोपशम होता है तो वो तत्व विचार करने की शक्ति उसको होती। शक्ति मतलब शक्ति तो है ही, लेकिन वो तत्व विचार करने के लिए उद्यमशील हो सकता है। तो कर्मों का, ज्ञानावरणादि कर्मों का इस तरह का क्षयोपशम जिससे कि जीव तत्व विचार कर सके। और वो जो ज्ञानावरणादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम, तो ऐसा क्षयोपशम की व्याख्या है, वो कैसा है क्षयोपशम? तो वो प्रति समय उनका अनुभाग, पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना हीन होकर उदय में आए। ऐसा जो क्षयोपशम है उसमें जब वो तत्व विचार कर सके, ऐसी स्थिति को क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? पहले जो क्षयोपशम लब्धि हुई उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले जीव के समता, जिनके साता वेदनीय आदि सुप्रकृतियों के बंध के कारण धर्म में अनुराग रूप शुभ भावों की प्राप्ति होना विशुद्धि लब्धि है। ठीक है, विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? बोलिए प्रेमलता जी। क्षयोपशम लब्धि के बाद में उसके परिणाम विशुद्ध
हो जाते हैं और उसके तत्व विचार और धर्म में अनुराग बढ़ता है, ये विशुद्धि लब्धि। हाँ, शिवोपशम लब्धि होने के बाद में कषायों की इस तरह की मंदता जिससे कि जीव के परिणाम धर्मानुराग रूप होते हैं, वो ऐसे परिणामों की प्राप्ति को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। तो इस विशुद्धि लब्धि में क्या होता है कि विशुद्धि लब्धि में जीव के परिणाम ऐसे होते हैं जिससे कि आघातीय कर्मों में जो पुण्य प्रकृतियां हैं, उन पुण्य प्रकृतियों का बंध होने योग्य वो परिणाम होते हैं। विशुद्धि लब्धि यानी कि जीव के ऐसे परिणाम जिससे कि उसके पुण्य का बंध हो और वो धर्मानुराग रूप परिणाम होते हैं जिससे कि पुण्य का बंध हो, ऐसे विशेष परिणाम वो कहलाती है विशुद्धि लब्धि। हमने देखा था शिवोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, ये दो लब्धियां हैं, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? एक से ही तो है बात, एक सी लग रही थी पहले भी अपने को कि उसमें भी पाप का मंद हो रहा है और इसमें भी मंद हो रहा है, मंद कषाय रूप भाव है। तो फिर दोनों एक ही थी तो अलग अलग क्यों कहा? क्या अंतर है शिवोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि में? एक एक पॉइंट बोलेंगे। बोलिए सुमिता आंटी। शिवोपशम लब्धि में ज्ञानावर, दर्शनावर और अंतराय की मुख्यता है, और इसमें विशुद्धि लब्धि में चारित्र की मुख्यता है, चारित्र मोहिनी की। हाँ, इधर तो आपने कर्म लिए थे और उधर चारित्र ले लिया था। चारित्र मोहिनी की मुख्यता। शिवोपशम लब्धि है उसमें जो भी उससे जो संबंधित कर्म है, मतलब उसमें इन तीन कर्मों का विशेष निमित्त बना है, जो भी वो शिवोपशम हो रहा है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म से कर्म की निमित्तता की मुख्यता है। और विशुद्धि लब्धि में क्योंकि वो मंद कषाय रूप परिणाम है, तो मंद कषाय रूप जो परिणाम है वो चारित्र मोह से संबंधित है, तो विशुद्धि लब्धि में चारित्र मोह की निमित्तता विशेष है। शिवोपशम लब्धि में तत्व रुचि निर्माण होती है, तत्व समझने की इच्छा करता है, और विशुद्धि लब्धि में तत्व समझने के लिए जाता है, समझ में आता है। शिवोपशम लब्धि में तत्व विचार की रुचि निर्माण हुई और विशुद्धि लब्धि में समझने जाता है, समझता है, उसका पुरुषार्थ करता है। हाँ हाँ, यानी शिवोपशम लब्धि में शिवोपशम लब्धि के कारण तत्व समझ में आता है और विशुद्धि लब्धि के कारण तत्व को समझने जाता है। शिवोपशम लब्धि होती है तो तत्व समझ में आता है, बुद्धि में, यानी वो इस तरह का शिवोपशम है तो वो बुद्धि में घुसती है बात, तो तत्व समझ में आता है। और विशुद्धि लब्धि होती है तो तत्व समझने जाता है। ठीक है। शिवोपशम लब्धि कारण है जैसा आपने बताया, और फिर ना ये जो अपने विशुद्धि लब्धि उसका कार्य हो गया एक तरह से। शिवोपशम लब्धि कारण रूप से है और विशुद्धि लब्धि कार्य रूप से है। शिवोपशम लब्धि होती है उसके बाद में, क्योंकि इसकी इस परिभाषा में भी कहा था पहले जो शिवोपशम लब्धि हुई है उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले, तो पहले शिवोपशम लब्धि होती है यानी वो कारण है, जो पहले होता है उसको कारण कहते हैं, जो बाद में होता है उसको कार्य कहते हैं। बोलिए अनिता जी। शिवोपशम लब्धि में कर्म उदय में आ रहे थे, तो उसमें पाप प्रकृतियों में अनुभव कम कम होता हुआ उदय में आ रहा था, और इसमें विशुद्धि लब्धि में जीव के भाव ऐसे हो रहे हैं जो नया बंध तो हो रहा है, पर उसमें पूर्ण प्रकृति का विशेष बंध हो रहा है। हाँ, यानी शिवोपशम लब्धि, यद्यपि देखो दोनों ही जगह, ऐसा नहीं कि शिवोपशम लब्धि में अकेला उदय है, बंध नहीं हो रहा उस समय, और जब विशुद्धि लब्धि हो रही है तो उस समय केवल बंध हो रहा है, उस समय उदय नहीं है, ऐसा नहीं है। शिवोपशम लब्धि के समय भी उदय भी है, बंध भी है, विशुद्धि लब्धि के समय भी उदय भी है और बंध भी है, तो दोनों काम हो रहे हैं। लेकिन शिवोपशम लब्धि को जो हम देख रहे हैं, शिवोपशम लब्धि को उदय की मुख्यता से देखा जा रहा है कि किस तरह का उदय आ रहा है, तो वहां समस्त पाप प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना हीन होकर उदय में आ रहा है, तो ये शिवोपशम लब्धि को उदय की मुख्यता से देखा जाता है। और विशुद्धि लब्धि को नया बंध कौन सा हो रहा है, तो नवीन बंध की मुख्यता से उसको देखा जाता है। यद्यपि दोनों काम दोनों ही समय हो रहा है और दोनों लब्धियों में कोई बहुत बड़ा अंतर भी नहीं है,
दोनों लब्धियां एक ही सिक्के के दो पहलू की जैसी हैं, शिवोपशम और विशुद्धि, लेकिन फिर भी थोड़ा माइनर जो डिफरेंस है उसके आधार पर अपन बात कर लें। और अंतर हो गए? और किसी का है कुछ? हाँ बोलिए सरिता जी। संयोग लब्धि एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक चारों गति के सभी जीवों में होती है, और विशुद्धि लब्धि संगी पंचेंद्रिय को होती है जो तत्व का विचार कर सके। क्या आप इनकी इस बिंदु से सहमत हैं सभी लोग? इन्होंने जो कहा किस किस ने सुना ध्यान से? बोलिए बबीता जी। उन्होंने जो कहा वो शिवोपशम में और शिवोपशम लब्धि में घटता है। बढ़िया। इन्होंने जो कहा शिवोपशम लब्धि एकेंद्रिय से शनि पंचेंद्रिय तक सबको होती है, तो वो क्या होता है? वो शिवोपशम होता है, शिवोपशम लब्धि नहीं। शिवोपशम लब्धि किसको होती है? ये तो समानता है, शिवोपशम लब्धि भी किसको होगी? पंचेंद्रिय जीव, संगी पंचेंद्रिय को। हाँ, और विशुद्धि लब्धि भी संगी पंचेंद्रिय को ही होगी। पांचों ही लब्धियां संगी पंचेंद्रियों को ही होगी, इसलिए ये तो आपका निरस्त हो गया बिंदु। और कोई? बोलिए सरोजा। संयोगक्षम लब्धि की अपेक्षा विशुद्धि लब्धि में कषाय की मंदता ज्यादा होती ठीक है, मतलब वैसे वो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, तो इधर है, थोड़ी ज्यादा होती है, इससे थोड़ा अपरिशुद्ध प्रकृतियों का अनुभाग मंदोदय में आ रहा है, तो बस वो उसको देखने का ही तरीका है। और कुछ हो गए सबके? है किसी का और कुछ? बोलिए कविता जी। विशुद्धि में मंद कषाय भाव होते हैं, मतलब है ना। विशुद्धि का मतलब होता है समझने में आ गया है, और शिवोपशम लब्धि में समझ में आ रहा है। विशुद्धि का क्या बोला आपने? विशुद्धि में मतलब समझ में आ गया है, और शिवोपशम में समझ में आने वाला है। ऐसा अंतर नहीं है, आपने सही नहीं समझाया। और अभी ये बात बोली थी मैंने, पूर्णिमा आंटी ने जो पॉइंट बोला, शिवोपशम का मतलब है समझ में आएगा, समझ में, बुद्धि में। समझ मतलब वो बुद्धि, शिवोपशम लब्धि होगी तो समझ में आएगी कोई बात, ठीक है। समझ में यानी हमारी बुद्धि में हमको समझ में आएगा, वो शिवोपशम लब्धि के कारण होगा। और विशुद्धि लब्धि के कारण वो व्यक्ति समझने आएगा। समझने, ने और में का अंतर है। शिवोपशम लब्धि होगी तो तत्व की बात हमारी समझ में आएगी, और विशुद्धि लब्धि होगी तो हम तत्व की बात समझने जाएंगे। देखो, समझने जाने का मतलब कोई उठ के कहीं जाना, घर में अगर हो रहा हो तो भी अगर विशुद्धि नहीं होती है, तो घर में भी चल रहा हो तो भी व्यक्ति नहीं बैठेगा, नहीं सुनेगा, नहीं ध्यान देगा। तो ये विशुद्धि लब्धि होती है तो जीव व्यक्ति समझने के लिए जाता है। और शिवोपशम होता है, शिवोपशम लब्धि होती है तो समझने गया, लेकिन शिवोपशम लब्धि नहीं थी तो वो समझ में नहीं आएगी बात। अगर ज्ञानावरण आदि कर्मों का तीव्र उदय आ रहा है, आप प्रकृतियों का, तो समझ में नहीं आएगी बात। और अगर वो ज्ञानावरण आदि कर्मों का तीव्र उदय आ रहा है तो ऐसी विशुद्धि, इस तरह के मंदकषाय रूप बात भाव भी नहीं हो पाएंगे। मंदकषाय हो सकती है, लेकिन वो विशुद्धि लब्धि जिसे हम कह रहे हैं, उस तरह की स्थिति नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो और इसमें अभी आप लोगों की शंकाएं हैं? अभी पहले अपने अंतर की बात पूरी कर लें एक बार, नहीं फिर वो पॉइंट रह जाएंगे। अंतर बताना है नीलम भाभी, बोलिए।
इसमें शिवोपम लब्धि में अशुभ प्रकृतियां होती हैं और इसमें शुभ प्रकृति होती हैं विशुद्धि लब्धि। देखो ऐसे प्रकृतियां होती हैं, ये बहुत ही लैंग्वेज है ना, क्या बोलते हैं इसको, अनुभव भाषा है, संदेह उत्पन्न करने वाली भाषा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो पॉइंट अपना आ गया। अशुभ होती है कि शुभ होती है ऐसा नहीं है, वहां अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग मंद हो रहा है, वो उदय की बात है, यहाँ बंद की बात है, तो वो उसमें आ गया है, आ गए हैं लगभग पॉइंट, ऐसा कोई खास बचा नहीं है। जबरदस्ती निकालने की जरूरत, मतलब कुरेद के अपन जबरदस्ती कुछ करें ऐसा नहीं है। बोलिए निशान। शायद ये भी आ गया होगा फिर तो। क्षयोपम लब्धि को हम भूमि की उपमा दे सकते हैं और विशुद्धि लब्धि उसी भूमि को कोमल बनाकर उर्वरक करती है। हाँ, ये उदाहरण के रूप में उसके समान है, उदाहरण के रूप में इसको ले सकते हैं। अभी देखिए, क्षयोपम लब्धि के बाद कौन सी लब्धि होती है? विशुद्धि। और विशुद्धि लब्धि के बाद कौन सी लब्धि होती है? देशना। तो क्षयोपम लब्धि जिसको होती है वो किसका पात्र होता है, वो किसके मतलब योग्य होता है? क्षयोपम लब्धि जिसको प्रकट हो गई उसमें किस चीज की एबिलिटी आ गई कि उसमें विशुद्धि की पात्रता आ गई। तो क्षयोपम लब्धि वाला जीव विशुद्धि का पात्र होता है, और जिसमें विशुद्धि लब्धि आ गई वो किसका पात्र होगा? वो देशना का पात्र होता है। क्षयोपम लब्धि वाला जीव विशुद्धि का पात्र होता है, और विशुद्धि लब्धि वाला जीव वो देशना का पात्र होता है। जिसके जीवन में विशुद्धि लब्धि जिसको प्रकट हुई है उसी को देशना लब्धि काम करेगी। क्षयोपम लब्धि में तत्व को जानने की जिज्ञासा है। क्षयोपम लब्धि हुई है ना, तो वो ज्ञान का उघाड़ हुआ है। तो क्षयोपम लब्धि में उस तत्व को जानने की जिज्ञासा है, जाना नहीं है लेकिन जानने की उसको जिज्ञासा है, ऐसा ज्ञान उसको प्रकट हुआ है। और विशुद्धि लब्धि में क्या है? विशुद्धि लब्धि में धर्मानुराग रूप परिणाम है। मंद कषाय वाली बात है ना, तो विशुद्धि लब्धि में धर्मानुराग रूप परिणाम है, और क्षयोपम लब्धि में तत्व को जानने की जिज्ञासा है। इस तरह से ये 5-6 अंतर लगभग अपने इसमें हो गए। तो दोनों एकदम एक नहीं है, अगर एक ही होती तो दो कहते ही क्यों। तो दोनों में अंतर है, एक ही सिक्के के दो पहलू कह के तो ये बता रहे हैं कि कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक को इस तरह से देखा जा रहा है, एक को इस तरह से देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर तो है ही, इसीलिए दो लब्धियां अलग अलग कही गई हैं। अब है वो जो 4 चीजें हैं, एक बार आशा आंटी का प्रश्न ले लेते हैं, फिर वो 4 चीजें। प्रश्न नहीं था, ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्षयोपम लब्धि में काल और योग की भी कुछ मुख्यता है, और विशुद्धि लब्धि में पुरुषार्थ की ज्यादा मुख्यता है। भाई वहां तो एक समय और योग भी हो, क्षयोपम लब्धि में है ना, काल और ऐसा योग आ मिले, और इसमें पुरुषार्थ की मुख्यता है कि इसमें अंदर वाले भाव, ऐसा नहीं कर सकते। उसमें तो जैसे बाहर का समय भी आ गया, योग भी आपके बनने, इसमें सिर्फ पुरुषार्थ की ज्यादा मुख्यता है। समझ गई, मैं समझ गई। सोचते हैं कि विशुद्धि लब्धि में पुरुषार्थ, मतलब किसी अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि जो मंद कषाय रूप भाव हुए हैं तो वो जीव खुद कर रहा है, मतलब यद्यपि वो भी क्योंकि क्षयोपम लब्धि प्रकट हुई है और उसके प्रभाव से ये मंद कषाय रूप भाव जीव के हो रहे हैं, क्योंकि जब पाप प्रकृतियों का उदय आता है तो उसमें कषायों की अधिकता होती है जनरली, सामान्य रूप से, और पुण्य प्रकृतियों का उदय आता है तो भाव जो है वो मंद कषाय रूप रहते हैं। तो वैसे तो वो कर्मोदय जन्य है, लेकिन फिर भी जीव के पुरुषार्थ की तरफ से देखें तो विशुद्धि वो मंद कषाय उसने खुद ने करी, प्रकट करी, इस तरह की विवक्षा से कह सकते हैं कदाचित कि क्षयोपम है वो तो होनहार या भवितव्यता रूप है क्षयोपम लब्धि की प्राप्ति, और विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति उसमें पुरुषार्थ की मुख्यता दिखती है। विशुद्धि लब्धि में पुरुषार्थ की मुख्यता दिखती है, और क्षयोपम लब्धि वो भाग्य या होनहार के रूप में मुख्यता ही समझना, 100% नहीं लगेगा।
मुख्यता ही उसमें समझना है। अब बोलिए। ये एक सेंटेंस लिखा है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसमें, तो ये कैसा है? तो एक बार इसका कारण कार्य बताया ना अपन ने, वही निमित्त नैमित्तिक हो गया। जो कारण कार्य कहा ना, वही निमित्त यानी कारण, नैमित्तिक यानी कार्य। ठीक है। अभी जो क्षयोक्षम और क्षयोक्षम लब्धि में तो अपन ने देखा अंतर, लेकिन और भी जगह क्षयोक्षम शब्द काम में आता है। क्षयोक्षम जो शब्द है वो अलग अलग जगह काम में आता है। एक तो 5 भावों में क्षयोक्षमिक भाव, क्षयोक्षमिक भाव होता है। उस क्षयोक्षमिक भाव के अंतर्गत ही क्षयोक्षमिक ज्ञान, क्षयोक्षमिक चारित्र, क्षयोक्षमिक सम्यक, ये उसके भेद होते हैं। तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय में आएगा। तो एक तो होता है क्षयोक्षमिक ज्ञान, एक क्षयोक्षमिक सम्यक, एक क्षयोक्षमिक चारित्र, और एक है ये क्षयोक्षम लब्धि। तो क्षयोक्षमिक ज्ञान यानी ज्ञान से संबंधित हो गया, चारित्र चारित्र से संबंधित हो गया, और क्षयोक्षमिक सम्यक यानी वो श्रद्धा गुण की पर्याय होगी। ये जीव के 3 गुणों की पर्याय वो क्षयोक्षम रूप होती है। तो 3 जगह मुख्य रूप से हम ये क्षयोक्षम शब्द यूज में लेते हैं, ज्ञान के साथ, चारित्र के साथ, श्रद्धान यानी सम्यक के साथ, और क्षयोक्षम लब्धि। तो ये लेकिन चारों सिमिलर नहीं है, चारों अलग अलग है। सबसे पहले अपन देखें कि क्षयोक्षमिक ज्ञान, क्षयोक्षमिक ज्ञान, क्षयोक्षम का तो मतलब सब क्षयोक्षम रूप है। तो वहां जो ज्ञान है, ज्ञान पे देखो क्षयोक्षम वर्ड लग रहा है ना, इसका मतलब है कि कर्मों से संबंधित बात चल रही है। क्योंकि जो क्षयोक्षम होता है वो किस में होता है? क्षयोक्षम होता है कर्म में, और उसके संबंध से जीव के गुणों को या जीव के भावों को क्षयोक्षमिक कहा जा रहा है। ज्ञान किस में होता है? ज्ञान किस में होता है? अरे जीव में होता है कि कर्म में होता है? जीव में। तो आप लोग बोला करो, मुझे सुनाई देता है। आप लोग ये सोचते हो कि हम कैसे बोले, हमारा तो माइक बंद कर रखा है, मुझे सब सुनाई देता है, मुझे रिद्धियां मिली हुई है। आप तो बोल दिया करो, ठीक है। तो ज्ञान होता है जीव में और क्षयोक्षम होता है कर्म में। अब इन दोनों को मिला के बोल रहे हैं क्षयोक्षमिक ज्ञान। इसका मतलब क्या है कि वो जीव का ज्ञान है वो कर्म से प्रभावित है। इससे ही समझ में आ रहा है कि उसमें कर्म का कुछ मिलावट हुई हुई है। तो यानी वो कर्मों में जब क्षयोक्षम होता है, क्षयोक्षम होता है का मतलब सामान्य अर्थ कुछ उदय है, कुछ उपशम है, कुछ क्षय है, ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति जो है वो क्षयोक्षम है। ज्ञानावरण कर्म का कुछ अनुदय है, कुछ उदय है, ऐसी स्थिति है, तो वो क्षयोक्षमिक ज्ञान होता है। क्षयोक्षमिक ज्ञान किन जीवों में पाया जाता है? तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। संसारी जीवों में पाया जाता है कि मुक्त जीवों में पाया जाता है? क्षयोक्षमिक ज्ञान संसारी जीवों में पाया जाता है कि मुक्त जीवों में? बहुत अच्छा, सबका जवाब सही है, संसारी जीवों में पाया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, क्या सभी संसारी जीवों में क्षयोक्षम ज्ञान पाया जाता है? हाँ कि ना? हाँ जवाब दे रहे हैं सभी लोग। ठीक है, सही है आपका जवाब। सभी संसारी जीवों में क्षयोक्षमिक ज्ञान पाया जाता है, क्योंकि संसारी जीव का मतलब है जो भगवान नहीं है, वो सब संसारी जीव, ठीक है। जो केवल ज्ञानी भगवान है वो मुक्त जीव के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अब ये जहाँ ये क्षयोक्षमिक ज्ञान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाया जा रहा है? संसारी जीवों में पाया जा रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक पाया जा रहा है? बोलिए अंकल। 1 से 12 तक। 1 से 12 गुणस्थान तक ये क्षयोक्षमिक ज्ञान पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा ज्ञान पाया जाता है? 12वें गुणस्थान के ऊपर, 12वें गुणस्थान के ऊपर जो ज्ञान पाया जाता है उसका नाम क्या है? शायिक ज्ञान। शायिक ज्ञान। उसके ऊपर अब क्षयोक्षमिक ज्ञान नहीं है, वो है शायिक ज्ञान, जिसे हम केवल ज्ञान बोलते हैं। वो केवल ज्ञान है शायिक, यानी वहां ज्ञानावरण कर्म का पूरा क्षय हो चुका है। तो ये क्षयोक्षमिक ज्ञान है, ये सभी संसारी जीवों में, छद्मस्त जीवों में पाया जाता है। इसके गुणस्थान है 1 से 12, ठीक है।
अब दूसरा शब्द है शायोपशमिक सम्यक्त, ले लेते हैं पहले। शायोपशमिक सम्यक्त, शायोप, और एक ये भी पॉइंट ले सकते हैं, शायोपशमिक ज्ञान है वो ज्ञान गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की अवस्था है, ठीक है ना। शायोपशमिक सम्यक्त ये श्रद्धा गुण की अवस्था है, अलग चीज है। शायोपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं, अपन ने अभी पढ़ा परिभाषा, स्वरूप समझा अपन ने। शायोपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं, बताइए दीजिए। चेहरे ऐसे लग रहे हैं जैसे पढ़ाई नहीं। शायोपशमिक सम्यक्त में क्या स्थिति होती है, क्या पोजीशन होती है? बोलिए रेणु जी। जो क्षयपशमिक सम्यक्त है उसमें 6 प्रकृतियों का उपशम रहता है और सम्यक प्रकृति का उसमें उदय हो रहता है, तो वो फिर वो कन्वर्ट होके क्षयपशमिक सम्यक्त में परिवर्तित हो जाता है, उच्च गुण स्थानवर्ती। कौन कन्वर्ट होके परिवर्तित हो जाता है? वो व्यक्ति, जीव 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 कन्वर्ट हो जाता है। जीव का ज्ञान पर 6 प्रकृतियों का उपशम रहता है और उसमें सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। जब वो जीव उसमें रहता है उपशम, जब औपशमिक सम्यक रहता है। देखो औपशमिक नहीं है कि औपशमिक सम्यक्त नहीं भी होता है तो भी शायोपशमिक तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है ना, इसलिए वो सब नहीं है। बस शायोपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं, जब दर्शन मोह की 3 नहीं, दर्शन मोह की 2 और अनंतानुबंधी की 4, इन 6 प्रकृतियों का उदय विषय और सदवस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय, भी शॉर्ट में ले रहे हैं अपन। अच्छा, वो ऐसी जब परिभाषा स्थिति बोलनी होती थी। है, नहीं तो आपने बोली, वो तो सही बोली आपने, 6 का वो है, लेकिन ऐसी जब स्थिति होती है तो उस समय जीव के श्रद्धा गुण की जो अवस्था होती है उसको शायोपशमिक सम्यक कहते हैं। जीव नहीं कन्वर्ट हो रहा है, वो जीव कन्वर्ट हो रहा है, यानी जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन रहा है, वो बात अलग है। लेकिन आपका अभिप्राय ये था औपशमिक सम्यक तो शायोपशमिक में कन्वर्ट हो जाता है, आप वो कहना चाह रहे थे। तो वो हर जगह लागू नहीं पड़ेगी वो बात। कोई जीव औपशमिक सम्यक उसको हुआ, फिर उसका छूट गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, तो मिथ्यात्व से भी तो शायोपशमिक ले सकता है ना। फिर अगर ये नियम अपन बना देंगे कि शायोपशमिक से औपशमिक से ही लेगा शायोपशमिक, तो वो कैसे बनेगी बात। इसलिए शायोपशमिक सम्यक किसे कहते हैं कि जब सम्यक के विरोधी 7 प्रकृतियों में से 6 का उपशम, सामान्य रूप से अपन बोल रहे हैं, 6 का अनुदय और 1 सम्यक प्रकृति का उदय होता है, तो उस समय जीव के श्रद्धा गुण की जो स्थिति होती है, जो अवस्था होती है, उसको शायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ठीक है, अब ये शायोपशमिक सम्यक्त्व कौन से गुणस्थान में होता है, इसके गुणस्थान कौन से हैं, सब पढ़ के आए हैं अपन 2-3-4 दिन पहले ही। बढ़िया, आप लोग बोलेंगे, दिखाएंगे, मुझे दिख रहा है, मैं सबको देखती रहती हूँ। हाथ ऐसे खड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप तो उंगलियां हिलाओ, मुंह से बोलो, मुझे सब समझ में आता है। बढ़िया, 4 से 7 शायोपशमिक सम्यक के गुणस्थान कौन से हैं, 4 से 7। अभी शायोपशमिक ज्ञान के गुणस्थान कौन से थे, 1 से 12। अगर दोनों एक ही चीज होती तो गुणस्थान सेम होने चाहिए थे ना, गुणस्थान अलग है। शायोपशमिक सम्यक्त तो किसको होता है, वो सम्यक दृष्टि को होता है, और शायोपशमिक ज्ञान वो तो मिथ्या दृष्टि को भी है, सम्यक दृष्टि को भी है। 1 से 12 गुणस्थान में सब आ गए ना, मिथ्या दृष्टि भी आ गए, सम्यक दृष्टि भी आ गए, तो ये दोनों सेम नहीं हुए। अभी तीसरी चीज देखो, शायोपशमिक चारित्र। शायोपशमिक चारित्र किसे कहते हैं, शायोपशमिक चारित्र कहलाता है 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो चारित्र, अभाव का मतलब वही उसके अनुदय, उसका उपशम उदयाभाविषय सदवस्था उपशम, इस रूप से। तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव, ब्रैकेट में कर लेना, अनुदय शब्द अभाव ही चलता है, मतलब 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो सकल संयम की अवस्था होती है उसको शायोपशमिक चारित्र कहते हैं। अभी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो सकल संयम रूप चारित्र गुण की अवस्था होती है उसे शायोपशमिक चारित्र कहते हैं।
ये शैव श्रमिक चरित्र किसको होगा? अभी मैंने आपको परिभाषा बताई, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए किसको होगा। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो सकल संयम की स्थिति है, ये किसको होगी? किस व्यक्ति को होगी? बोलिए चमेली आंटी। आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग बोलिए, फिर भी आप लोग हाथ खड़ा करके बैठ जाते हैं। मुनिराजों, बढ़िया, मुनिराजों को। और मुनिराजों के गुणस्थान कौन से हैं? मुनिराजों के गुणस्थान कौन से हैं? बोलिए वर्षा जी। सायोक्षमिक चारित्र छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज। हाँ, मुनिराजों के गुणस्थान तो और भी हैं, लेकिन शैवक्षमिक चारित्र छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के ही होता है, क्योंकि ऊपर के गुणस्थानों में 7वें से ऊपर वहां औपशमिक चारित्र या शायिक चारित्र होगा, तो वहां शैवक्षमिक चारित्र सामान्य मतलब अभी नहीं ले रहे हैं अपन, वो बारीकी में जाएंगे तब अलग बात है। तो सामान्य रूप से शैवक्षमिक चारित्र होता है छठे सातवें गुणस्थान में, ठीक है। तो शैवोपशम ज्ञान वो 1 से 12 गुणस्थान में था। शैवक्षमिक सम्यक्त्व वो 4 से 7 गुणस्थान में था, और शैवक्षमिक चारित्र ये छठे सातवें गुणस्थान में ही, नीचे तो है ही नहीं, और ऊपर अभी 7वें तक ही लेना उसको सामान्य रूप से, ठीक है। तो ये अलग चीज हो गई। अच्छा, शैवक्षमिक ज्ञान हमेशा रहता है जीवन भर? शैवक्षमिक ज्ञान तो अनादिकाल से ही है, अनादिकाल से है। जब तक केवल ज्ञान नहीं प्रकट होगा तब तक शैवक्षमिक ज्ञान रहेगा ही रहेगा। शैवक्षमिक सम्यक्त्व अनादिकाल से है क्या? शैवक्षमिक सम्यक्त्व अनादिकाल से नहीं है। अच्छा, अनंत काल तक रहेगा क्या? अनंत काल तक भी नहीं रहेगा। देखो तो इसको क्या भाषा बोलते हैं? शैवक्षमिक ज्ञान है वो अनादि शांत है, अनादि से तो है, लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब उसका अभाव हो जाएगा। तो शैवक्षमिक ज्ञान है अनादि शांत। समझ में आया शब्द का? अनादि तो सबको पता ही है, अनादि से है, और शांत का मतलब है जो अंत सहित है, जिसका अंत हो जाएगा। शैवक्षमिक ज्ञान है अनादि शांत। शैवक्षमिक सम्यक तो कैसा है? अनादि से नहीं था तो कैसा है? सादी। शैवक्षमिक सम्यक कैसा है? सादी, और अनंत काल नहीं रहेगा इसलिए शांत। तो शैवक्षमिक सम्यक तो है सादी शांत। शैवक्षमिक चारित्र वो अनादिकाल से था क्या? छठा सातवां गुणस्थान अनादिकाल से था क्या? नहीं था, तो कैसा होगा? सादी। और अनंत काल तक रहेगा क्या शैवक्षमिक चारित्र? नहीं रहेगा। शायिक चारित्र यथाख्यात चारित्र परम यथाख्यात चारित्र हो जाएगा, इसलिए वो भी है सादी शांत। शैवक्षमिक चारित्र भी कैसा है? सादी शांत। ये 3 चीजें हो गई। और वैसे टाइम पीरियड की हिसाब से अपन देखें, एक जीवन में एक्चुअल उसका उत्कृष्ट काल वो नहीं देख रहे अपन, लेकिन समझने के लिए एक जीवन में शैवक्षमिक ज्ञान जन्म से लेके मरण तक है। जन्म से मरण तक शैवक्षमिक ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? जब अनादि से और 12वें गुणस्थान तक है तो रहेगा ही, तो वो तो जन्म से मरण तक है। लेकिन शैवक्षमिक सम्यक्त जन्म से मरण तक कोई जरूरी नहीं है। शैवक्षमिक सम्यक्त लेके अभी वर्तमान में यहाँ तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता है सम्यक्त को लेके, अन्यत्र हो भी जाए, लेकिन उसका नियम नहीं है कि वो जन्म से मरण तक रहेगी। तो उसका टाइम पीरियड एक जीवन में मतलब अपेक्षाकृत वो थोड़ा कम हो सकता है। और शैवक्षमिक चारित्र कोई जन्म से ही छठे सातवें गुणस्थान वाले हो, कहो कि जन्म से ही सब नग्नी तो पैदा होते हैं, जन्म से सब मुनि पैदा होते हैं, ऐसे नहीं होता है। मुनि दशा नग्न होने मात्र से, नार की तिर्यंच आदिक देह से सब नग्न है, सच्चे श्रमण तो है वही जो भाव से भी नग्न है।
देह की नग्नता का नाम मुनि दशा नहीं। तो जन्म से तो कोई शैक्षणिक चारित्र वाला होता नहीं है, वो तो समझ लो जन्म होगा, उसके बाद में जब वैराग्य होगा, मुनि दीक्षा होगी, 8 साल से पहले नहीं हो सकती है, तो उसके बाद ही शैक्षणिक चारित्र प्रकट होगा। तो एक जीवन की अपेक्षा भी अपन देखें तो शैक्षणिक ज्ञान तो पूरे जीवन भर है, और शैक्षणिक समय का टाइम उससे थोड़ा कम ही होगा, और शैक्षणिक चारित्र का टाइम उससे और भी कम होगा एक जीवन की अपेक्षा। और वैसे उसका एक्चुअल देखें कि उसका क्या टाइम है, वो अलग है चीज। अभी अपन करना नहीं योग वाला नहीं देख रहे अपन, तो सामान्य। ये 3 चीजें हो गई। अब चौथी चीज क्या थी अपने पास में? शैवक्षम लब्धि। शैवक्षम लब्धि किसे कहते हैं? कि इस तरह का कर्मों का उदय की जिससे कि जीव तत्व विचार कर सके। तो ये शैवक्षम लब्धि किसको होगी? कौन से गुणस्थान में होगी? शैवक्षम लब्धि के गुणस्थान अब तो आराम से उंगली से बता सकते हैं। अरे आगे पाठ मतलब इतना सा आगे बढ़े अपन, अभी की बात है और आप लोग क्या कर रहे हैं? शैवक्षम लब्धि में ये दिखा रहे हैं, बताओ। शैवक्षम लब्धि में चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में शैवक्षम लब्धि होगी। पहला गुणस्थान है, बाकी सबका सही है, 1-2 लोग ही दिखा रहे हैं, चारों की। पहले गुणस्थान में शैवक्षम लब्धि मिथ्यात्व की दशा में, 5 लब्धियां मिथ्यात्व की दशा में, कल भी कहा था। शैवक्षम लब्धि का गुणस्थान कौन सा है? पहला गुणस्थान है, ठीक है ना। और शैवक्षमिक सम्यक का 4 से 7 था, शैवक्षमिक चारित्र का 6ठा 7वां था, तो इसका गुणस्थान तो सिंगल पहला ही है शैवक्षम लब्धि का। और शैवक्षम लब्धि देखो, शैवक्षमिक जो ज्ञान था वो संगी को होगा कि असंगी को होगा? शैवक्षमिक ज्ञान संगी को होगा कि असंगी को होगा? बोलिए आप लोग। सोच रहे हैं। अरे शैवक्षमिक ज्ञान जब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गुणस्थान कौन से बताए? पहले से 12वें तक गुणस्थान सब संसारी जीवों को, इतनी सारी आपसे आपने यहाँ की थी ना, सब संसारी जीवों को है। तो फिर संगी संसारी है कि असंगी संसारी है? दोनों संसारी हैं, तो सबको होगा। शैवक्षमिक ज्ञान तो सबको होगा, लेकिन शैवक्षम लब्धि गुणस्थान पहला हो भले ही, लेकिन शैवक्षम लब्धि वो संगी पंचेंद्रिय को ही होगी, ठीक है ना। शैवक्षम ज्ञान कौन सी गति में होगा? चारों गतियों में से। शैवक्षम ज्ञान चारों गतियों में से कौन सी गति में होगा? चारों में होगा। देखो आप लोग खुद जवाब दोगे ना तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों को याद रटना नहीं पड़ेगा, समझ में भी आएगा। इसलिए घबराया नहीं करें। 1 2 3 4 उंगली, मैं किसी का नाम लेके थोड़ी ना कहती हूँ कि किसने कितनी उंगली दिखाई। बाकी सबको नहीं दिखता है, मुझे ही दिखता है, ठीक है। तो सब दिखाइए। चारों गतियों में होता है शैवक्षमिक ज्ञान, चारों गतियों में होता है। शैवक्षम लब्धि, शैवक्षम लब्धि वो कौन सी गति में होगी? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? प्रथमोपशम सम्यक किसको प्राप्त हो सकता है? कौन सी गति वाले को हो सकता है? पात्रता में पढ़ा है ना चारों गतियों वाला, तो शैवक्षम लब्धि भी चारों गतियों में हो सकती है। तो शैवक्षम ज्ञान भी चारों गतियों में हो सकता है, शैवक्षम लब्धि भी चारों गतियों में हो सकती है। शैवक्षमिक सम्यक्त्व, शैवक्षमिक सम्यक्त्व कौन सी गति में हो सकता है? 1 गति में, 2 गति में, 3 गति में, 4 गति में। इसमें बड़े डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। शैवक्षमिक सम्यक्त्व चारों गतियों में हो सकता है, चारों गतियों के जीवों को शैवक्षमिक सम्यक्त्व होता है, ठीक है। तो ये भी चारों गतियों में। अब आप पूछोगे कि आप समानता बता रहे हो कि अंतर बता रहे हो। अभी अपन 4 लेके चल रहे हैं, चौथा बच गया है अपना शैवक्षमिक चारित्र। शैवक्षमिक चारित्र कितनी गतियों में होगा? शैवक्षमिक चारित्र एकमात्र मनुष्य गति में, क्योंकि मुनिराज है ना,
शैक्षणिक चारित्र के धारी मुनिराज हैं, तो एकमात्र मनुष्य गति में ही होगा। ठीक है, अभी जो अपन ने संज्ञा संगी वाला पॉइंट देखा था, तो अपन ने 2 में लगाया था और 2 में बाकी रह गया वो संज्ञा संगी वाला जो पॉइंट था कि शोभशम ज्ञान संगी असंगी सबको होगा। ठीक है, और शोभशम लब्धि वो केवल संगी जीवों को ही होगी। शैक्षणिक सम्यक्त्व वो किसको होगा, संगियों को कि असंगियों को कि दोनों को? संगी को होगा, असंगी को होगा कि दोनों को होगा? शैक्षणिक सम्यक्त्व संगी को ही होगा, संगी को ही होगा। दोनों को सम्यक्त, असंगी को सम्यक्त नहीं हो सकता है, संगी को ही होगा। ठीक है, और शैक्षणिक चारित्र, शैक्षणिक चारित्र भी संगी को ही होगा, सम्यक्त ही संगी को है, वो तो मनुष्य को ही हो रहा है। तो इस तरह से हमने चारों का अंतर क्या कहते हैं, उसको तुलना कहते हैं। कुछ 2-3 में समानता है, किसी में 1 में असमानता है, इस तरह से। तो इसकी स्पष्टीकरण हो जाता है, विषय विशेष समझ में आ जाता है इस तरह से अपने को देखने में। और कोई पॉइंट कोई बताना चाहे इन सब के अलावा? बना सकते हैं पॉइंट। पर्याप्त है, पर्याप्त का शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त को भी है, पर्याप्त को भी है, बहुत सारे बना सकते हैं इस तरह से। वो एक शैक्षणिक ज्ञान वाला अलग चलेगा, बाकी सब तो एक से ही आ जाएंगे। ठीक है, ये तो मुख्य मुख्य ये पॉइंट अपने हो गए हैं। बोलिए कविता जी। मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये अपने उपशम सम्यक्त वाले के ही चल रहे हैं, फिर इसमें जो आगे वाला आएगा वो शैक्षम सम्यक्त होगा, इसका सेकंड पॉइंट जो आएगा। हाँ, अभी बात तो अपनी औपशमिक सम्यक्त की पूर्व होने वाली 5 लब्धियों की चल रही है, लेकिन शोभशम लब्धि के साथ में ये शोभशम शब्द अलग अलग जगह आता है, तो इसलिए अपन उसका क्लियर वो देख रहे हैं कि शोभशम शब्द कहाँ कहाँ आता है। शोभशम सम्यक्त की चर्चा नहीं चल रही है, चर्चा तो चल रही है शोभशम लब्धि, और वो शोभशम लब्धि होती है प्रथमोपशम सम्यक्त के पूर्व। ठीक है, लेकिन वो शोभशम शब्द आता है अलग अलग जगह, तो जैसे कि इन्होंने गड़बड़ की थी रेणु जी ने, शोभशम लब्धि को शोभशम सम्यक्त तो समझ के उसके साथ अंतर बनाने थे ना, तब यही किया था। इसलिए वो अकेले इनकी बात नहीं है, वो हमको सामान्य रूप से ऐसा ही होता है, इसलिए इन दोनों में अंतर जानना आवश्यक है। बोलिए मैम, जो ये सम्यक्त्व है ये एक जन्म में छूट भी तो सकता है ना? हाँ, तो साधी शांत है, तो ये कोई छायिक सम्यक्त्व होना जरूरी नहीं, उसके पहले छूट भी जाएगा। साधी शांत लिखा है ना, शैक्षणिक सम्यक्त तो साधी शांत है। नहीं, साधी शांत है, लेकिन वो छायिक की अपेक्षा से नहीं है, मतलब बिना छायिक लिए भी छूट सकता है वो, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। बिना शायक लिए भी छूट सकता है और शायक होकर भी छूट सकता है। और मैम इसमें जो बबीता जैन आज न्यू एड हुई है, मेरी सिस्टर है वो। ठीक, लाल गोला से। ठीक, चलिए, तो अपना समय भी हो गया, अपना विषय भी हो गया। अब बोलिए चमेलिया आंटी। ये मैम साधी शांत समझ में नहीं आया मेरे को, शांत का मतलब क्या रहेगा? शांत का मतलब है अंत सहित, जिसका अंत हो जाएगा, अंत हो जाए। हाँ, मतलब अंत होता है, जिसका अंत होता है, हो जाएगा, अभी है तो बाद में हो जाएगा, या अंत सहित। जैसे जैसे शायिक सम्यक्त होता है वो छूटता नहीं, तो वो साधी तो है, उसकी शुरुआत तो होती है लेकिन अनंत काल तक रहता है, तो वो साधी अनंत होता है। लेकिन शैक्षणिक सम्यक्त तो नया प्रकट भी होता है और छूटता भी है, खत्म मतलब छूटता ही है, तो वो साधी शांत। औपशमिक सम्यक्त भी कैसा है? साधी शांत। ये जो हमने तुलना की है, फिर ये हम भव्य जीव की अपेक्षा से भी कर सकते हैं, जागृत अवस्था की अपेक्षा भी कर सकते हैं, ज्ञानोपयोग साकार ज्ञानोपयोग अपेक्षा से भी कर सकते हैं। नहीं, ज्ञानोपयोग वाला ऐसा नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि मतलब उसमें फिर बहुत क्लियरिफिकेशन देने पड़ेंगे। आप सबके लिए कॉमन नहीं है वो चीज, क्योंकि शैक्षणिक सम्यक्त में ज्ञानोपयोग भी हो सकता है, दर्शनोपयोग भी हो सकता है। वो प्राप्ति के लिए पात्रता में दिया है ज्ञानोपयोग, लेकिन सम्यक्त के समय ज्ञानोपयोग भी हो सकता है, दर्शनोपयोग भी हो सकता है, ये उसकी पूर्व की बात है। हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा बारीकी वाले पॉइंट नहीं बनाए, कहीं गड़बड़ हो जाए सिद्धांत। भव्य वाला तो कर सकते हैं, भव्य वाला हो सकता है, जागृत अवस्था वाला भी कर सकते हैं, ये तो इजी है। नहीं, जागृत में भी
उसमें भी मतलब ध्यान से कि जो शैवक्षम लब्धि है वो जागृत अवस्था में होगी, बाकी तो शैवक्षमिक ज्ञान जागृत और निद्रा या शैवक्षमिक चारित्र है वो भी दोनों समय, शैवक्षम ज्ञान भी दोनों समय। इसलिए बहुत ज्यादा बारीकी में जाते हैं इससे पहले, वो थोड़ा सैद्धांतिक उसमें गड़बड़ नहीं हो जाए, वो ध्यान रखना। बाकी इतने पॉइंट सफिशिएंट है, इससे अपने को अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बात हुई। कल अपन बात करेंगे देशना लब्धि की। ठीक है, फिर बाद में जुड़ी, खाली मेरे को इतना जानना है कि शयोपशम और शयोपशम ज्ञान दोनों एक ही बात है ना? देखो, शयोपशम तो एक कॉमन शब्द है, लेकिन ज्यादातर हम जो शब्द शयोपशम शब्द यूज में लेते हैं, वो जब उसके आगे ज्ञान चारित्र कुछ नहीं लगा रहे, तो ज्ञान के लिए ही ज्यादातर यूज में लेते हैं। 99% ऐसा होता है, इनका शयोपशम अच्छा है, मेरा शयोपशम कम है, ये जो हम बोलते हैं ना, तो शयोपशमिक ज्ञान के लिए ही बोलते हैं। तो सामान्य रूप से जनरली शयोपशम शब्द शयोपशम ज्ञान के अर्थ में यूज में लेते हैं। जिसके साथ कुछ नहीं लगाया तो वो ज्ञान के लिए समझना। बाकी शैवक्षम चारित्र की बात होती है तो उसके साथ चारित्र लगाएंगे, शैवक्षम सम्यक की बात होती है तो उसके साथ सम्यक लगाएंगे, और शैवक्षम लब्धि की बात होती है तो भी उसके साथ लब्धि लगाएंगे। तो वो सामान्य रूप से जनरल भाषा में शैवक्षम शब्द शैवक्षम ज्ञान के लिए यूज में लेते हैं। शयोपशम बोलने से शयोपशम ज्ञान समझ सकते हैं। हाँ, फिर भी प्रकरण देख के उसका अर्थ कर लेना चाहिए कि टॉपिक क्या चल रहा है, उसके आधार। तो मैम जो क्षयोपशम लब्धि है उसके साथ डिफरेंस किसका पॉइंट करेंगे हम लोग? क्षयोपशम लब्धि के साथ पॉइंट क्या बनाएंगे? अपोजिट पॉइंट कौन सा? जो क्षयोपशम लब्धि के साथ जो डिफरेंस बनेगा ना, जैसा मैंने सम्यक का बोल दिया था, क्षयोपशम सम्यक के भी मैंने पॉइंट ले लिए थे, तो इस तरह क्या किसके पॉइंट बनेंगे? वो अपन कर चुके हैं ना, वो उसके आधार पे देखने में समय बहुत हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया 2:35 हुए। वो अपन ने जो डिफरेंस किए हैं। दीदी मैं ये कहना चाह रही, अब भैया कोई कहने में आता है 4 लब्धि तक पहुंच जाता है, तो ये तो परिभाषा सही नहीं बैठती फिर कहने में तो यही आता है। वो उसकी भी चर्चा करेंगे अपन बाद में कहने में आता है ना ये बात, तो क्षयोपशम लब्धि में सारी आ गई, उसकी तो फिर कितने हुआ काम करेंगे बाद में चर्चा। चलिए।